बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और महफूज हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। और हमें पूरा यकीन है कि ईद के ये 3 दिन आपने बड़े आसान तरीके से जो है वो मनाए होंगे और भरपूर तरीके से आपने लुत्फ़ उठाया होगा ईद का SOPs को फॉलो करते हुए। ओके, बात करते हैं आज के मौजू के हवाले से। प्रोग्राम को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक बहुत ही एक बेहतरीन इनिशिएट के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पूरी दुनिया को सिर्फ ये बात बावर करवाना है और उनकी तवज्जो दिलाना है कि कश्मीर में कर्फ्यू को और लॉकडाउन को 1 साल मुकम्मल हो गया। सिर्फ इस चीज़ की तवज्जो दिलाना है कि कश्मीर की जो खसूसी एक हैसियत है उसको ख़त्म किए हुए 1 साल ख़त्म हो गया, 1 साल पूरा हो गया और उसके साथ साथ जो एक ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ उनको लाखों की तादाद में फ़ौज को दाखिल करने के बाद शुरू की गई, उनको भी 1 साल मुकम्मल हो गया। तो खैर इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा क्योंकि ये पाकिस्तान है और हम यहाँ पे अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो उसके साथ ज़रूर खड़े होंगे और पूरी दुनिया को एक पैगाम ज़रूर पहुँचाएँगे। इंडिया में इस चीज़ का ख़तरा महसूस करते हुए कश्मीर में मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन जो है करके और वहाँ पे इंटरनेट की सहूलतें और सारी सहूलतें जो है ख़त्म कर दी गई हैं ताकि किसी तरह वो जो एहतजाज होना है उसको वो पूरी दुनिया के सामने आने से रोका जा सके। जबकि अली गिलानी जो एक हुर्रियत रहनुमा है, उन्होंने भी पूरे कश्मीर में एहतजाज करने के हवाले से ऐलान किया है और इंडियन हुकूमत की पूरी कोशिश है किसी तरह इस एहतजाज को नाकाम बनाया जाए। मगर आज़ादी के लिए बाहर निकलने वाले नौजवान और कश्मीरी, उनको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। भारतीय फ़ौजियों की गोलियां उन्हें नहीं रोक सकें। तो ऐसे बयानात खैर कोई मानी नहीं रखते होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब अख्तर अराइन साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी गुज़श्ता ईद मुबारक। और हमारे साथ स्टूडियो में टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं एक सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब कर्नल रिटायर्ड तारिक मसूद साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। कर्नल साहब, हम ज़रा आज इस हवाले से बात करेंगे यौम इस्तेहसाल के हवाले से। पहले मैं अख्तर अराइन साहब की तरफ बढ़ूँगा। अख्तर भाई, यौम इस्तेहसाल को मनाने से क्या वाकई उस तरह रिज़ल्ट्स आएंगे, फ़र्क पड़ेगा, दुनिया की तवज्जो जो है हम इस तरफ दिला सकेंगे? देखिए, फ़र्क तो नहीं पड़ता, मगर जो फ़र्क पड़ा कश्मीरियों की कुर्बानी से वो ये पड़ा कि इंडिया की इस वक्त जो सिचुएशन है उनके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जहाँ पर उनकी वो थी और वो किस हाल में है इस वक्त। बात यह है कि हमें मनाना चाहिए। 1 साल पूरा होने को आ रहा है, जो जुल्म किए जा रहे थे बिल्कुल उसको हाईलाइट करना चाहिए, बिल्कुल हाईलाइट होगा क्योंकि इस कोविड-19 की वजह से ये इशू थोड़ा सा दब सा गया था, मगर जो जुल्म वहाँ किए जा रहे हैं मुसलसल कंटिन्यू हैं, तो उसको हाईलाइट करना बनता है। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला मीडिया करेगा और हम भी करेंगे। बिल्कुल सही हो गया। अभी तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है, बल्कि अभी नहीं, तकरीबन दुनिया भर के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं मीडिया के, वहाँ पे इंडिया के भारत के इस जुल्म के हवाले से जो है वो ख़बरें शाया हो चुकी हैं और ये बात आगे कब बढ़ती है, कैसे बढ़ती है और किस तरह ये सारे हालात जो हैं वे कड़ी बनेंगे कश्मीरियों की आज़ादी के। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में और आज हम यौम इस्तेहसाल के किए गए ऐलान के हवाले से बात कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अख्तर अराइन साहब और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं कर्नल रिटायर्ड
ताहिर मसूद साहब। तो कर्नल साहब आपकी तरफ आएंगे हम। कर्नल साहब मुझे ये बताइए कि बैनुल-अक़वामी सतह पे अगर देखा जाए तो क्या एक वाज़े फ़र्क महसूस होगा कोई कश्मीरियों की इस आज़ादी के लिए जो एक लड़ाई है जो उनकी, क्या उसको कोई फ़ायदा पहुँचेगा? जी बिल्कुल फायदा पहुंच रहा है, बल्कि पिछले 1 साल की ही अगर प्रोग्रेस देख ली जाए, जिस तरह जो आपने सवाल किया है, तो उसके तनाज़ुर में अगर हम देखते हैं कि अभी ग्राउंड रियलिटीज तो इस वक्त ये हैं कि जो मर्जी इंडिया ने किया है इतना अर्सा 370 एवोगेट करने के बाद, अभी इस वक्त भी मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन है, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, जैसे आपने पहले भी कहा, बुनियादी हकूक आज भी मुअत्तल है। ये ऐसी चीजें हैं कि जो वर्ल्ड में थोड़ा सा लोग इसका असर लेते हैं, जो स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज का। अब वो दूसरी बात आती है कि थोड़ा सा हर एक स्टेट के जो है अपने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं, अपनी अलाइनमेंट्स होती हैं, और वेस्टर्न इंटरेस्ट में उनके इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, और वो फिर गवर्नमेंट लेवल पे इतना ज्यादा उस चीज को हाईलाइट नहीं किया जाता। लेकिन जो जनरल पब्लिक का माइंड है दुनिया के अंदर, इस चीज को बहुत ज्यादा लोगों ने रिजेंट किया है। उसकी एग्जांपल आप देख लें कि 1 साल के अंदर 3 सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो चुकी है इस इश्यू पे, कि जो इंडिया कहता था हमारा अंदरूनी मसला है और को बाहर का बंदा डिस्कस नहीं कर सकता। तो एक विजिबल चेंज है। तो इसी तरह जो है बाकी भी अब भी लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, और लोग इस चीज को रिजेंट कर रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है, अब तक ये क्यों चला आ रहा है। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा असर लिया है लोगों ने, और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ये सारा कुछ। ठीक है, वो एक तरफ तो अगर ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है, लोगों तक जो है ये हम सच बताने में कामयाब हो रहे हैं, और अगर मीडिया भी पूरी दुनिया का अगर काम कर रहा है, आम लोगों तक जो है वो हमने अगर ये सच दिखा दिया है, पूरे मीडिया ने आम लोगों तक, कि ये किस तरह भारतीय फौजी जुल्म कर रहे हैं, मगर कश्मीरियों के साथ तो जुल्म सितम वो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं, और कुछ ना कुछ नए इरादे और मंसूबे के साथ भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत जो है वो उनके ऊपर जुल्म कर रही है। इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? कश्मीरियों के ऊपर तो बड़ा टफ टाइम है। थोड़ा सा अभी जो रियलाइजेशन और भी बड़ी है कि लोगों ने देखा अभी जो कुदरती है, जो कोरोना वाला इशू आ गया, लॉकडाउन अभी 2-3 महीने के अंदर ही लोगों की चीजें निकल गई, तो उनको थोड़ा सा एहसास होना शुरू हुआ कि ये तो बेचारे 1 साल से लॉकडाउन में नहीं, डबल लॉकडाउन में चले आ रहे हैं। और उससे हम खुद भी यहाँ बैठ के भी अंदाजा कर सकते हैं कि जी ये थोड़े से लॉकडाउन से हमारा क्या हाल हुआ था, तो उधर बेचारों के साथ क्या हो रही होगी, कितना जुल्म हो रहा था। लेकिन उसकी वजह से अभी तक तो कोई ऐसी कहीं से कोई पल्स नहीं मिली कि कोई इनके रिजॉल्व में कोई फर्क पड़ा हो, बल्कि स्ट्रॉन्ग ही हुआ इनके रिजॉल्व। तो उसका विजिबल डिफरेंस हम ये देख सकते थे कि हालात अगर नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाते, या वहां से उन्होंने अपनी आर्मी कुछ थोड़ा बहुत विड्रॉ कर लेते, कहीं और चले जाते, कोई किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ा, बल्कि और ज्यादा हालात खराब ही हुए। तो इसका मतलब कि लोगों के रिजॉल्व के अंदर, लोगों के हौसले के अंदर ज्यादा उनका हौसला बुलंद ही हुआ है, इस वजह से ही जो कुछ भी कर रहे हैं, जितना एग्रेशन और जितना लोगों को तंग कर रहे हैं, तो उसका इंडिया को तो किसी किस्म का कोई फायदा मुझे नहीं नजर आ रहा। लोगों को जरूर मुश्किलात हो रही हैं बस, लेकिन फिर आजादी तो इस तरह की मुश्किलात काट के मिलती है। और चीजें ये हैं कि आजकल वो जमाना तो नहीं कि जी बस उसी तरह जंग की और खत्म हो गया, बाद एनेक्स कर लिया किसी मुल्क को दूसरे को। तो ये इंटरनेशनली पहले एक माइंडसेट बनाना होता है पूरी दुनिया का। तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है जब आपके साथ हो जाते हैं तो फिर आपकी बहुत आसान होती है। जी हाँ, फिर चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो जाती हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, उन कश्मीरियों की जो एक अरसे से जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया की क्या सूरत हाल है अख्तर भाई, आप क्या समझते हैं कि इंडिया कॉन्फिडेंट है, या वो भी इस वक्त फंस चुका है कि हम ना ये कर्फ्यू उठाने वाले ना और लगाने वाले, क्या करें? देखिए तो है, मगर जो भी कोई इनिशिएट करता है वो ये नहीं समझता कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम तो ठीक कर रहे हैं, इसीलिए तो इस तरह से रॉन्ग स्टेप्स ले लेते हैं। मगर उनको ये एहसास हो गया है कि हम धंसते चले जा रहे हैं। उन्होंने पहले वहाँ पर स्पेशल स्टेटस जब ख़त्म किया तो उस वक़्त पूरे इंडिया की जो है वो नज़रें वहाँ कश्मीर पर थी और उसको अच्छा समझ रहे थे।
मगर अंदरूनी इंडिया जो है बाद में जब ये उनकी परमानेंट रेजिडेंस का या डोमिसाइल का या जो भी एक इशू चला था, उसके बाद वहाँ जो फिर हालात लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ, तो फिर उनको ये एहसास हुआ कि ये जो मोदी सरकार है, गवर्नमेंट है इंडिया की, ये ठीक नहीं कर रही। फिर उनको एहसास थोड़ा होने लगा कि जो कश्मीर में हो रहा है वो भी मुनासिब ठीक नहीं हो रहा। उसके बाद आप देखा कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ थे जो अंडर प्रेशर रहे इंडिया की गवर्नमेंट के, हमेशा से रहे, अब उन्होंने भी आज़ादी का सांस लिया, वहाँ पर भी वो आया। जो यूथ है इंडिया की वो भी ये चीज़ समझने लग गई। तो अब देखा जाए कि पब्लिक ओपिनियन अगर आप इंडिया का लेंगे तो वो बहुत डिफरेंट अब हो गया है। और जैसा कि अगर इंडिया के से बाहर निकलें, आप सिर्फ रीजन की बात करें, रीजनल जो पावर्स हैं, या चाइना को मौका मिल गया कि वो ज़ाहिर है कि नेबरिंग कंट्री के साथ सपोर्ट करने के लिए निकले, क्योंकि उनको ये शक था कि जैसे इंडिया जो है वो अपनी आवाम के साथ, अपने सिटीज़न्स के साथ जारियत कर रहा है, कि ये ऐन मुमकिन है कि वो जारियत जो है अपने छोटे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ भी करे। तो रीजन के अंदर जो सिचुएशन है वो आपने देखी कि पिछले दिनों कैसे डेवलप हो गई, और वो फिर वही बात है कि इंडिया धंसता ही चला जा रहा है। वो कश्मीरियों की कुर्बानियाँ जो है रायगा नहीं जा रही। फिर आप अब देखें कि ओवरऑल पूरी ग्लोबल जो मीडिया है, जो यूनिवर्सल एक वो है, अब उसके अंदर भी अब ये दोबारा से, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ज़रा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गई थी, मगर अभी दोबारा से जो है अब वो हो रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है, होगा। अब तो ये मुझे तो ये लग रहा है कि हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन भी सोचे कि हमें कुछ करना है, मे बी कि वहाँ जाना है, क्या करना है, ये भी मुमकिन है। बहरहाल इंडिया को होश के नाखून लेने चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं लेगा तो इतना धंसता चला जाएगा कि वो फिर यहाँ तक होगा और फिर वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। सही। अभी बस एक और सवाल भी है, वो ये है कि जिस तरह मोदी सरकार के ख़िलाफ़ हर मतलब जो अक्सरियत है भारतीयों की, वो इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, और उनका कहना है कि मोदी सरकार ने भारत को बड़ा ही नुकसान पहुंचाया है। कश्मीर के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं, इसको जो इंडियन पब्लिक है वो किस तरह देखती है? वो मोदी सरकार के हक में खड़ी होती है साथ, या वो ओवरऑल जो है वो इंसानियत के। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और हम स्टूडियो में हम बात कर रहे हैं इस वक्त यौम इस्तेहसाल के मनाए जाने के हवाले से। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कर्नल रिटायर्ड ताहिर मसूद साहब मौजूद हैं, अख्तर अराइन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अच्छा कर्नल साहब, एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि जैसे कश्मीर में कश्मीरियों की जो खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म करने के बाद अब कोई भी ऐसा भारतीय जो कश्मीरी नहीं है वो वहाँ पे जायदाद की खरीदो फरोख्त कर सकता है। और असल मकसद भी मोदी सरकार का यही था कि एक बड़ी तादाद में लोगों को कश्मीर में मूव करना, कि कल को जब अगर लोग गिने जाएं, कोई इनकी राय ली जाए, तो वहाँ पे कुछ एक वाजे जो चेंज है वो पैदा किया जा सके। तो 1 साल मुकम्मल होने को है, 1 साल में तो काफ़ी हद तक मोदी सरकार अपने इस मिशन में कामयाब भी हो चुकी होगी। इस हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं आप? इसमें जो उनका प्लान था इंडिया का कि जितना स्पीडली हम मूव करेंगे, क्योंकि हालात उनके सेटल डाउन नहीं हो रहे। अच्छा। तो आप किसी को जब किसी जगह पे जाके सेटल करते हैं तो उसको कुछ तो सिक्योरिटी देते हैं। ऑलरेडी अंडर लॉकडाउन है, पहले उन्होंने शुरू में किया है, काफी सारे लोग मूव किए हैं, बल्कि इनके जो कट्टर हिंदू, जिनको टॉप हिंदू कहते हैं, जो टॉप हिंदू जाट है, वो भी इन्होंने काफी सारी वहां पे मूव की। एक तो फिर लोकल लोगों की रिजेंटमेंट, ऊपर से जैसे फिर ये इन्होंने 370 एब्रोगेट किया, उसके बाद से तो फिर हालात दोबारा से इस काबिल हुए ही नहीं कि वहां पे इस तरह की नॉर्मल सेटलिंग एक्टिविटी की जा सके। कि अब यहाँ से किसी को माइग्रेट करके या लेके जाके वहां सेटल डाउन करने के लिए तो एटलीस्ट कुछ तो खुला होगा ना, कि लोग जाएंगे, क्यों जाएंगे? अब जबरदस्ती तो उठा के किसी को नहीं ले जा सकते। लोगों को इंसेंटिव देते हैं, कोई लालच देते हैं कि जी आपको वहां पे ये फैसिलिटीज मिलेंगी अगर आप वहां पे सेटल होते हैं जाके। तो अब वहां पे ऑलरेडी अंडर लॉकडाउन चल रहा है, इस वक्त उनको फैसिलिटी मिलना तो बहुत दूर की बात है कि वो लोग वहां से खौफजदा हैं इस वक्त कश्मीर के हालात से, तो फिर वो कैसे जाएंगे और क्यों जाएंगे? ठीक हो गया। अच्छा, मुझे नहीं लगता। हाँ, जी सर प्लीज। जी नहीं, कंटिन्यू कीजिए। मैंने कहा मुझे ये जो 1 साल के अंदर की प्रोग्रेस है इनकी सेटलिंग डाउन की, आपने कोई इतना ज्यादा सुना भी नहीं होगा। उससे पहले बल्कि ज्यादा ये चीजें आ रही थी बाहर
कि ये सेटल डाउन कर रहे हैं और ओवरऑल चेंज कर रहे हैं डेमोग्राफी, और उसमें ये हो जाएगा कि जब रेफरेंडम कराएंगे, एम तो वही है, अभी भी वही है, लेकिन वो सारा कुछ पहले ज्यादा स्पीड से हो रहा था, और जो 370 आने के बाद पिछले साल के अंदर वो स्पीड इनकी नहीं रही, ये सेटलिंग डाउन उसका सही, प्रोसेस। बिल्कुल सही। अच्छा अख्तर अराई साहब, आप ये बताइए कि वो इन लाखों की तादाद में जो फौज एक शहरी आबादी पे घुसाना, मतलब एक पूरे कश्मीर पे उन्होंने जिस तरह मतलब एक चढ़ाई, इसकी जस्टिफिकेशन वो क्या देते हैं पूरी दुनिया के लिए कि मतलब कोई तो रीज़न पेश करनी पड़ती है ना कि आपने क्यों ये काम किया, क्यों आपने इतनी ज़्यादा फौज वहाँ पे घुसा दी, कौन से, क्या हर कश्मीरी दहशतगर्द है वहाँ पे, मतलब इतनी आर्मी आप लेके निकल पड़े, तो इंडिया की तरफ से क्या जस्टिफिकेशन है इस चीज़ की? देखिए वो तो अपना अटूट अंग पता नहीं कहते हैं क्या कहते हैं, वो तो अपनी टेरिटरी समझते हैं, जो मर्जी करें। देखिए जो उनका रवैया है रहा है हमेशा, चाहे मोदी सरकार से पहले भी, मगर ये सरकार तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव किस्म की सरकार है, तो इन्होंने इनका तरीका जो हुकूमत करने का वो रहा ही ऐसा है। कश्मीर के साथ तो अभी से नहीं, इतने सालों से, यानी कि कई साल गुजर गए कि उनका बिहेवियर यही रहा। वहाँ पर फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है वो इसी तरह से रही, बल्कि इंक्रीज़ होती रही, कभी भी डिक्रीज़ नहीं हुई। मगर अगर आप पर सिविलियन का सा रेशो देखेंगे तो इतना हाईएस्ट रेशो दुनिया के बहुत ही कम जगहों पे होता है, बल्कि ना होने के बराबर होता है, जो कि सिविलियन की आबादी के मुताबिक जो नंबर ऑफ़ मिलिटेंट्स वहाँ पर या फोर्सेस के लोग होते हैं बहुत हाईएस्ट है। बट उनका जो है यही तरीक़ेकार अंदरूनी इंडिया भी रहा, बाद में जब मामलात आपने देखे वहाँ पर भी ये रहा। तो ये तरीक़ेकार जो है वो ग्लोबली जो है वो पसंद नहीं किया जाता, ठीक है। जो है गवर्नमेंट जो है किसी भी इंटरनेशनली देखें तो इस तरह से इतनी ज़्यादा अफवाज जो है किसी एक सेक्टर के अंदर डिप्लॉय करना जो है वो एक ही बात तस्वर नहीं की जाती। अच्छा इंडियन जो पब्लिक है उसका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, क्योंकि एक तबका तो वो हिंदुत्व वाला और वो ये सारा मोदी साहब के फॉलोअर जो हैं ये सारे तो मतलब वाकई कह रहे होंगे कि जो भी किया वो सही किया है मोदी ने, मगर वैसे ओवरऑल जो इंडियंस की ओपिनियन है वो क्या है कश्मीरियों के हवाले से और ये मोदी सरकार के हवाले से? देखिए बाज़ ऐसे जोन्स हैं, जैसे अगर हम सिख कम्युनिटी की फॉर एग्जांपल बात हम करते हैं, देखें वहाँ पर आज़ादी की तहरीकें बहुत सी चल भी रही हैं, मगर बहुत कम, यानी कि इतनी प्रोमिनेंट नहीं हैं, और वो अंदर ही वो जो है अपने आप को आज़ाद करना चाहती हैं। अगर हम सिख बरादरी की बात करेंगे कि देखें वो भी अच्छा इसको तस्वर नहीं करते, इस तरह से वो तमाम लोग, वो तमाम जो है जो अलहदगी पसंद मूवमेंट्स चल रही हैं अंदरूनी इंडिया, वो इस बात को जो है वो पसंद नहीं करते, ये तरीका जो है गवर्नमेंट का, यानी कि मोदी की गवर्नमेंट का, ठीक है। तो एक तरह से ये है। दूसरा बात ये है कि थोड़ा सा क्योंकि वेस्टर्नाइज कल्चर होता जा रहा है, ये जो यूथ है वो बहुत इनलाइटेंड है, वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल एक ग्लोबल कम्युनिटी डेवलप हो रही है, जो चाहे वो सोशल मीडिया की वजह से है, चाहे किसी भी उसकी वजह से है, तो वो लोग भी जो है इस चीज़ को पसंद नहीं करते। सही। तो मगर खुल के देखिए वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी खुल के नहीं सामने आती, खुल के नहीं आ रहे, मगर एक वक्त आ सकता है कि ये सब चीज़ें फूट पड़े और थोड़ा सा खुल के सामने आ जाए। बिल्कुल सही हो गया। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे फिर मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हम यौम इस्तेहसाल के ऐलान के हवाले से बात कर रहे हैं और मेरे साथ स्टूडियो में अख्तर अराई साहब मौजूद हैं। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड ताहिर मसूद साहब हैं। अच्छा कर्नल साहब, आपसे बात करेंगे हम। मुझे ये बताइए कि इंडिया को मतलब इन सारी चीज़ों का मीडिया पे सारा कुछ दिखाए जाने का और उसके साथ साथ पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पे यौम इस्तेहसाल मनाए जाने का मतलब जो भी ये कोशिशें होंगी, इससे क्या इंडिया को वो ख़ुसूसी हैसियत जो है वो वापस बहाल करनी पड़ेगी उसको, और वो किस तरह मुमकिन हो सकेगा? इन सारी कोशिशों का प्रेशर इंडिया पे किस तरह पड़ सकेगा? ज़रा थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। इसमें यह है कि उनको मेरे ख्याल में तो बिल्कुल बहाल करनी पड़ेगी। रीजन उसकी मैं ये आपको बताता हूँ कि 1947 में जब इंडिया ने ये एग्रेशन किया था कश्मीर वाला,
उसके बाद फिर जो आर्टिकल 370 लाए थे, तो वो एक किस्म का एक पर्दा था कि उस वक्त से चला आ रहा था, एक पर्दा दुनिया के सामने कि हमने इसको एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, एक सारा कुछ जो भी उसके 370 आर्टिकल की डिटेल्स हैं। तो दुनिया जो है उस हिसाब से व्यू नहीं कर रही थी, एज एग्रेशन को एज एग्रेशन नहीं ले रही थी। तो 370 एब्रोगेट करने के बाद एक दुनिया के अंदर भी उसको एज एग्रेशन लिया जा रहा है, और इस चीज में डिस्टर्बेंस दुनिया की नजरों में भी बढ़ती जा रही है। और मुस्लिम कंट्रीज में तो है ही है, हम चूंकि जाहिर है मेजोरिटी वहाँ मुस्लिम है, हम कंसर्न्ड है, पाकिस्तान स्पेशली कंसर्न्ड है। बाकी मुस्लिम वर्ल्ड टर्की देख लें, बाकी देख लें, ओआईसी वगैरह से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ओआईसी के 3 इजलास हो चुके हैं इसके ऊपर। तो ये चीजें जो है ना, ये अब इंडिया इतना ज्यादा इसका इफेक्ट जो है, मेरा ख्याल है या उन्होंने प्लान नहीं किया या क्या किया है, या मोदी ने अपनी वो जिस तरह की उसकी इंटेंशंस होती हैं कि टेम्परेरी गेम्स इलेक्शन जीतने के लिए, जिस तरह पाकिस्तान को आंखें दिखाना, ये करना वो करना, इसी चक्करों में ये कर बैठे। एक तो इस तरफ से प्रेशर बढ़ गया वर्ल्ड साइड से, जो बिल्कुल भी उन्होंने ये कैलकुलेट नहीं किया था कि ये इतना ज्यादा हम स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल अकेले होते जाएंगे विद पैसेज ऑफ टाइम, और हमारी पोजीशन खराब होती जाएगी पूरे वर्ल्ड ओवर। और साथ ही आप अभी रिसेंट जो इंसिडेंट्स हुए हैं, ये भी आपके सामने है किस वजह से हुए हैं। जो चाइना के साथ इनका हुआ है, लद्दाख वाला, ये सारा कुछ हुआ है, वो इसी आर्टिकल, उसका भी अगर बैकग्राउंड में जाए तो सारी बैकग्राउंड यही बनती 370 की। अब 370 की वजह से एवरी पासिंग डे उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। सही। अब ये देखना है कि कब तक वो इस चीज को सस्टेन कर सकते हैं और कब उनका ब्रेक पॉइंट आएगा। तो अब जो है कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरेगा, जाहिर है ये चीजें बड़ी लंबी लॉन्ग कैंपेन होती है, किसी चीज को इस तरह हाईलाइट करना, फिर उसको रिवर्स करना, फिर उनको हुकूक मिलना या उसका सेपरेट स्टेटस होना या पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट होना, इट टेक्स टाइम। लेकिन ये चीजें जो आपको साइंस नजर आ रहे हैं, वो ये नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरह से हर पासिंग डे के ऊपर इंडिया के लिए कोई आसानी नहीं हो रही। सही सर, मोदी सरकार की वजह से, सर मोदी सरकार जब से आई है, जो कश्मीरियों की जंगे आज़ादी है, उसको ज़रा एक नई हवा मिली है सर। एक नई, आपने देखा है कि पूरी दुनिया के सामने जो है ये इशू दोबारा से उठा है, और अब उनकी आज़ादी की उम्मीदें जो हैं वो भी नज़र आना शुरू हुई हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि मोदी सरकार ने वो काम कर दिए हैं जो शायद कश्मीरी नहीं कर पा रहे थे? बिल्कुल आपने सही बात की है कि मोदी सरकार के आने ही की वजह से सारा कुछ हुआ, वरना कश्मीर का नाम कौन लेता था आपके सामने। इवन के हम सबसे ज्यादा कंसर्न थे, पाकिस्तान कंसर्न था, और इस आर्टिकल 370 आने से पहले कश्मीर का ऑलमोस्ट मसला जो है वर्ल्ड फोरम्स के ऊपर तो उठाना ही छोड़ दिया था पाकिस्तान। तो उसके बाद से बल्कि यूनाइटेड नेशंस में तो कभी कश्मीर का जिक्र भी नहीं हुआ था, और वो इतना डरते थे कि इंडिया नाराज हो जाएगा, हमारा इंटरनल इशू है, ये है वो है। वो सारा डर खौफ उतर गया, इंडिया का चेहरा बेनकाब हुआ, और पूरी दुनिया के अंदर जो है एक उनके खिलाफ रिजेंटमेंट पैदा हुई, और अब मसला आगे से आगे ये बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच करन साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। आपने इस हवाले से हमें काफ़ी तफसीलात जो है फराहम की। जनाब अख्तर अराई साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो क्रेडिट है सारा कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठाने का, मज़लूम के साथ खड़े होने वाला, ये आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को मतलब देते हैं, या इस हवाले से आपकी क्या ख्यालात हैं? देखिए, इसका क्रेडिट तो बेसिकली कश्मीरियों को ही जाता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं जाता। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है बैक एंड पे तो हमेशा रही है ना। जो भी हुकूमत आई है, कश्मीर पॉलिसी जो पाकिस्तान की रही है वो सपोर्टिंग ही रही है। मगर जो कुर्बानियाँ फ्रंट पे जो कश्मीरियों ने ख़ुद से दी हैं, वो उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जब हम लोग लॉकडाउन में आ रहे थे, हालांकि यहाँ कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, मगर उन लोगों के साथ जो जुल्म हो रहे थे, ठीक है, वो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि वो उन बेचारों की, नौजवानों की कुर्बानियाँ हैं, या जितनी डेथ्स होती हैं, जो इतनी बड़ी अफवाज वहाँ उन्होंने उतारी हुई है, मगर उनकी कुर्बानियाँ रंग इस तरह से लेकर आई हैं कि अब जो आपने भी फरमाया, बहुत सही फरमाया, कि किसी भी वक्त इंडिया जो है वो टूटने की तरफ जा सकता है, किसी भी वक्त। ये इनकी अपनी ऐसी गंदी हरकत हैं। अगर तो फ़ौरन इसको 370 को दोबारा से उसका स्टेटस बहाल कर दें, क्योंकि इन्होंने सिर्फ कश्मीर के अंदर ये चीज़ नहीं की, कश्मीर से बाहर भी की इन्होंने।
अब तो वो उन अलहदगी पसंद जो इतनी मूवमेंट चल रही थी और जो कुछ बड़ी थी कुछ छोटी थी, ठीक है, उनके अंदर भी ये आ गया कि इनका हाल ये हो रहा है, हमारे साथ कल को क्या होने वाला है। वो तो एक 370 वो करके उनका स्पेशल जो स्टेटस था वो ख़त्म हुआ, हमारे साथ क्या होगा। तो इसी वजह से वो अलहदगी पसंद एनी टाइम, अगर ये ऐसा सिलसिला जारी रहा तो एनी टाइम आप देखेंगे कि वो जो है पता चलेगा कि जनाब वो करीबी किसी सुपर पावर की सपोर्ट ले। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, जहां पे बात करेंगे सूबा सिंध के हवाले से। और सबसे पहले तो पूरे मुल्क के हवाले से बात करते हैं। रवां साल जो कुर्बानी हुई है वो गुज़श्ता साल से 9% कम रही है, जिसकी वजह कोरोना, महंगाई और बेरोज़गारी बताई जा रही है। क्योंकि गुज़श्ता साल 80 लाख मवेशियों की कुर्बानी अदा की गई थी और इस साल 73 लाख मवेशी जो हैं वो अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए हैं। और ये एक काफ़ी बड़ी तादाद है। अल्लाह ताला हम सब की ये अदा की हुई कुर्बानियाँ जो है वो कबूल व मंजूर फरमाए। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक मसला वो हम आप दोस्तों के सामने आज ज़ेर बहस लाएंगे। कुर्बानी की अदायगी के बाद बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे अलाइशें हैं, किसी जगह पे जानवरों के सर पड़े हुए हैं, कहीं खालें पड़ी हुई हैं, कहीं वो जो बहाया हुआ खून है वो जमा हुआ है, जिसमें मेरा ख़्याल है शहरियों की एक काफ़ी बड़ी ज़िम्मेदारी थी जो वो सही तरह से अदा नहीं हो सकी। मगर हुकूमत की जानिब से कराची में सफाई का एक बाकायदा काम जो है वो शुरू हो चुका है। NDMA और FWO इनकी मदद से कराची में सफाई बड़ी तेज़ी से जारी है। और उसकी एक वजह तो ये मौजूदा सूरत हाल गंदगी के हवाले से ये भी है, मगर जो एक सबसे बड़ी वजह एक और भी है वो ये है कि जुमेरात से हफ्ते के रोज़ मूसलाधार बारिश की प्रेडिक्शन की जा रही है कि एक तीसरा स्पेल है मानसून की बारिशों का वो होगा और वो काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है। तो इस हवाले से सफाइयाँ बड़ी तेज़ी से जारी हैं, जिसमें जो सियासी पार्टीज़ हैं वो भी इस वक्त मुतहरिक हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो अपनी गफलतें उनको छुपाया जा सके। कराची में इस वक्त एक ख़बर है जनाब, सूबाई वज़ीर सईद गनी और मेयर कराची ने शहर का दौरा किया। उन्होंने चंद इलाकों में सफाई सुथराई के इंतज़ामात पर अदम इत्मीनान का इजहार भी किया और सईद गनी ने नालों की सफाई में तजावज़ात और वफाकी मंसूबों को ज़िम्मेदार करार दिया गया। ठीक हो गया जी। इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस कराची के हवाले से तो FWO और NDMA काम कर ही रहा है, मगर अखबार क्या बता रहा है और उसके अलावा जो हालात हैं वो क्या बता रहे हैं। हैदराबाद में बल्दिया इंतज़ामिया की नाअहली के बायस लतीफ़ाबाद और शहर के इलाकों में अलाइशों के ढेर जमा हैं। ठीक है, और भी इस तरह की बहुत सारी ख़बरें हैं जो आपको TV चैनल्स पर भी देखने को मिल रही होंगी और अखबारात भी भरे हुए हैं। तो जो बल्दिया इंतज़ामिया है उसकी कारकर्दगी के हवाले से हम बात करेंगे सूबा सिंध में ख़ुसूसी तौर पे और ख़ास तौर पे कराची के हवाले से, जहाँ एक अंदाजे के मुताबिक 2.5 करोड़ के करीब लोग रहते हैं और अगर वैसे सरकारी अदाद-ओ-शुमार देखे जाए तो 1 करोड़ 60 लाख के करीब लोगों के रहने की जगह और यहाँ सफाई का क्या आलम है, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक समाजी कारकुन जिनसे इस हवाले से हमारी अक्सर बात रहती है, फ़हद शफ़ीक़ साहब। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये सईद गनी साहब जो कह रहे हैं कि ये जो गैर कानूनी तजावज़ात और वफाकी हुकूमत के मंसूबे जो हैं इसकी वजह से सारे हालात ख़राब हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप, कि क्या सदाकत नज़र आती है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात करूं कि जैसे सईद गनी साहब ने बोला कि वफाकी इदारों की, इसमें कोई मतलब कि जैसे ये बोलते हैं स्ट्रेट अवे ग्रीन लाइन के मंसूबे को, क्योंकि उसके नीचे से भी नाला जा रहा है कहीं कहीं जगहों पर जहाँ पे वो बना है। उसके अलावा सर्कुलर रेलवे है। जी हाँ। और तजावुज़ात तो बहुत हैं, इसमें कोई शक गैर कानूनी तजावुज़ात थी बहुत हैं। अब उस गैर कानूनी तजावुज़ात से वफाक का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, उससे तो सिंध का ताल्लुक़ है। हाँ। कराची में तो सिंध गवर्नमेंट है,
आपने कैसे होने दी? आप हटा देते। सही है। सही है। अब आप देखें, एक पिछले दिनों आपको पता लगा होगा, 3 अट्टी के नाले के साइट पे एक आबादी में आग लग गई थी। वो आबादी दोबारा डेवलप हो गई। वो उस वक्त आग लग गई थी, उसमें अगर किसी भी वजूहात के बिना पर, तो आप उसको ख़त्म करते। नालों के बिल्कुल साथ साथ लोगों के घर भी बने हुए हैं, झोपड़ियाँ भी बनी हुई हैं, वो सारा कचरा उठा के नालों में फेंकते हैं। तो नाले भरेंगे नहीं तो और क्या होगा। दूसरी चीज़ ये कि देखें, इस वक्त लोकल गवर्नमेंट आपके सामने है कि इस अभी नहीं, बहुत अरसे से MQM के पास है, और अगर करना चाहे ना सफाई तो कर सकते हैं। अब कल नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA जब से वो मैदान में उतरे हैं तो ये सब रोडों पे आ गए। कोई इधर विजिट कर रहा है, कोई उधर विजिट कर रहा है। अब क्या हुआ है अचानक इन्हें ये काम करते देख के टेंशन हो गई कि ये मतलब सोचने की बात है। एग्जैक्टली ऐसा। अच्छा, इस हवाले से मुझे आपसे बात करनी, तफसील से मैं बताइएगा कि आखिर ये कि इनके अब बाहर निकलने से कोई फ़र्क पड़ेगा और क्या कराची में वाकई सफाई हो सकेगी? तो क्योंकि पहले भी तहरीक इंसाफ ने एक ज़िम्मा लिया था गुज़श्ता साल पूरे कराची से और फंड्स इकट्ठे करके कुछ इदारों से, और उन्होंने कोशिश की थी कि किसी तरह जो है ना सफाई पर लगाए जा सकें। तो इन्होंने बाद में ये भी कहा कि ये देखें फलानी जगहों पे वो मिट्टी की बोरियां जो हैं वो बरामद हुई हैं, ताकि इन्होंने रास्ते खुद बंद किए हुए हैं। मतलब ऐसी ताकतें भी मौजूद हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ स्टूडियो में जनाब फ़हद शफीक साहब मौजूद हैं। आप एक समाजी कारकुन हैं और सफाई के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। सूबा सिंध में बल्दिया की जानिब से जो भी इंतज़ामात हैं उस हवाले से बात हो रही है। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हालात नॉर्मल हैं, उन्हें बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब हैं उनका ये कहना है कि ये गैर कानूनी तजावज़ात और वफाकी इदारों के मंसूबों की वजह से ये नाले वगैरह बंद हैं और ये सारी सूरत हाल। और आपने कहा कि ऐसी सूरत हाल नहीं है, ये कुछ इधर भी ज़बरदस्ती ऐसे बयानात जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं। एक और बड़ी एक अहम ख़बर है, वो ये है कि शिबली फराज कहते हैं कि इससे पहले कि गवर्नर राज की बात करें सिंध हुकूमत रविश पत्ले, अब वो गवर्नर राज की एक तरफ बात हो रही है और साथ ही कराची को अलग सूबा बनाने के हवाले से भी बात हो रही है। आमिर खान की स्टेटमेंट आई हुई है और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा अब्बास जाफरी, उनकी जानिब से भी एक कि क्या कराची वालों वफाक का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। तो इस तरह की बातें जो है ना वो अभी जन्म ले रही हैं, सवाल उठना शुरू हो गए, और जो ये शुरू सारा ये सफाई से और नालों से और इसी से ही काम शुरू हुआ है सारा। क्या समझते हैं आप कि जो इस वक्त NDMA ने और FWO ने काम करना शुरू किया है, इससे कोई मेजर चेंज नज़र आएगा जो गुज़श्ता कई सालों से नज़र नहीं आया सफाई के एतबार से? देखिए फ़हीम, लास्ट स्पेल जो गुजरा है बारिशों का, वो काफ़ी अरसे बाद गुजरा है ऐसा स्पेल कि जितनी तूफ़ानी बारिश हुई और नाले उबल गए बुरी तरीके से, बहुत बुरा हाल था। ये तो आप अगर इस तरफ आए नॉर्थ नाज़ाबाद की साइड पे, हैदरी की साइड पे, औरंगी टाउन डूबा हुआ था, घरों में पानी, बच्चे निकल नहीं सक रहे थे। आपने देखा होगा वीडियोस मदरसे के बच्चों को कैसे निकाला है बाहर, ट्यूब्स पे करके, कचरा सड़कों पे। यस, वो वाला पानी था, नॉर्मल पानी भी नहीं था, नाले का पानी था, काला पानी। तो आप बताएं ना यार कि कैसे आवाम रहेगी। वहाँ पे एक आबादी है, उधर 6-6 फीट घर डूब जाते हैं, नाले साफ़ नहीं होते। क्यों नहीं साफ़ होते? क्या आपके पास फंड्स नहीं है? क्या आपके पास मशीनरी नहीं है? लोकल गवर्नमेंट के पास मशीनरी नहीं है? आए मैं दिखाता हूँ गार्डन की तरफ, इनका वो है पूरा वर्कशॉप, कितनी मशीनरी वहाँ जंग लग के ख़राब हो रही है, लेकिन वो चल नहीं सकती। करोड़ों अरबों की मशीनरी, अरबों की मशीनरी है, अरबों की मशीनरी स्ट्रेट अवे ना अहली है इनकी। आज से थोड़ी गवर्नमेंट है इनकी। 35 साल किसी शहर में, किसी दुनिया में कहीं आपने सुना है किसी का मेयर रहा हो? इनकी तो गवर्नमेंट है। आपने कराची का क्या हाल कर दिया। आप तो ओन करते हैं ना कराची। अब आपके डिप्टी कन्वीनियर बोल रहे हैं कि कराची को सूबा बना दो। सही है, तो वो सफाई कराची की कहाँ गई? इस वक्त सिर्फ 2 चेयरमैन पीपल्स पार्टी के कराची में,
डीएमसी, बाकी सब आपके हैं। वो काम क्या कर रहे हैं ये इनसे सवाल किया जाए ना, ये तो निकल जाते हैं कर करा के। अच्छा, सिटी गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ये आपस में जो हमेशा एक लड़ाई झगड़े का शिकार रही है कि एक दूसरे को कसूरवार ठहराते रहे हैं, और वो सिंध गवर्नमेंट आ गई, वफाक के ऊपर सारा नजला गिराती रही है, ये हकीकत थी क्या असल में? देखिए मैं आपको बताऊं कि कोई भी शहर हो ना, अगर कोई भी सूबा हो, उसके साथ अब आप जोड़ लें, इधर पहले प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट का फड्डा था, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का शुरू से। ठीक है, क्योंकि सूबे में गवर्नमेंट इनकी होती थी, लोकल गवर्नमेंट कुछ शहरों में एमक्यूएम की होती थी, जैसे हैदराबाद ले लें, कराची ले लें, मीरपुर खास ले लें, ये एमक्यूएम के पास होते थे, इनके मेयर्स एमक्यूएम के होते थे। तो ये वो बोलते थे हम फंड, वो फंड नहीं थे, पॉलिटिकल गेन का मसला था हमेशा से। अब क्या है कि कराची वाला और बुरी तरीके से पिस गया है। अब 3 पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट है, पीटीआई, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी। नीचे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे चेयरमैन, काउंसलर्स, मेयर, डीएमसी चेयरमैन एमक्यूएम के, एमएनएज, एमपीएस पीटीआई के, और सूबाई गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की। क्या आप समझते हैं कि काम हो जाएगा कराची में? नहीं 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 नहीं। अब आप एज कंपेयर्ड पंजाब चले जाएं, तो अच्छा, यानी कि जो सबसे बड़ी पोस्ट पे जो लोग हैं वो तो सिंध गवर्नमेंट के ही है ना? सिंध गवर्नमेंट है, हाँ। लेकिन नीचे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना। अगली अपनी सरपरस्ती से पे मतलब काम तो करवा सकती है ना सिंध गवर्नमेंट, काम अगर चाहे। करवा सकती है। हाँ। देखिए हायरार्की होती है ना, हाँ, वो पैसे रिलीज करेंगे मेयर को, मेयर पैसे रिलीज करेगा डीएमसीज को, डीएमसीज पैसे रिलीज करेगा नीचे चेयरमैन्स को, काउंसलर्स को, सबको। अच्छा वैसे आप मुझे ये बताएं कि जितने पैसे रिलीज हुआ करते हैं वो मतलब पूरे पूरे पैसे रिलीज होते हैं या अनाउंस कुछ होते हैं, रिलीज कुछ होते हैं? ऐसी नहीं नहीं, कोई कहानी पूरे होती पैसे रिलीज होते हैं। अभी आपने कुछ अरसे पहले सुना होगा, 8 अरब रुपए का इल्जाम लगाया था पीपल्स पार्टी वालों ने कि हमने मेयर को दिए हैं, मेयर उसका हिसाब दे दे, तो मेयर साहब खामोश हो गए थे। अच्छा, चुप लग गई थी उनको। उसके बाद कोई ना कोई सेटलमेंट हो गया, खत्म हो गई बात। ये दाल में कुछ काला था या वैसे ही उन्होंने कहा कि हम मसरूफ हैं, जरा बाद में दाल देखेंगे? में कुछ काला नहीं था, पूरी दाल ही काली थी। पूरी दाल। देखिए ये एक रियलिटी बातें हैं, रियलिटी बेस्ड जितनी भी बातें हैं ना, उसको करना चाहिए ताकि आवाम को पता लगे कि कर क्या रहे हैं। सारे चेयरमैन इनके हैं, डीएमसीज के मेजॉरिटी, पूरे पूरे इलाके डूब गए बुरी तरीके से, कोई पूछने वाला नहीं था। आवाम रोडों पे बेचारी तैर रही थी, जी हाँ, आधी आधी बाइकें, लोगों की पूरी पूरी बाइक्स डूबी हुई थी। औरंगी टाउन का बुरा हाल हुआ था, नॉर्थ नाज़ाबाद का बुरा हाल हुआ था, फेडरल भी एरिया का बुरा हाल हुआ था, सारे नाले ओवरफ्लो कर गए थे। जी हाँ, वो गुलिस्तान जौहर की कुछ वीडियोस है जहाँ वो गाड़ियाँ तैरती हुई जा रही हैं, मतलब गाड़ी इतना पानी। तो आप हिसाब लगाएं उन बिल्डिंग्स का क्या हाल हुआ होगा जहाँ बेसमेंट में पार्किंग्स हैं, और क्या पता नहीं लोगों का किस तरह नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान। और वो पूरा नहीं होने वाला, कभी भी किसी ने 1 रुपए उनके ट्यूनिंग के पैसे नहीं थे, पूछा नहीं है आपने, पूछा नहीं। आपके एमएनएज एमपीएस इलाकों में गए नहीं है। हाँ, ये आज जो सदर पाकिस्तान बने हुए हैं माशाल्लाह से, याद है आपको कुछ अरसे पहले कराची में बहुत बारिश हुई थी तो ये कश्तियां लेके निकल आए थे रोड। जी हाँ, जी हाँ, नहीं वो आरिफ अलवी साहब तो सारी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। जनाब फ़हद शफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम सूबे सिंध के हवाले से बात कर रहे हैं, सफाई के इस अहम मसले के बारे में। और फ़हद साहब, एक कॉलर भी हमारे साथ लाइन पे है, इन्हें भी शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से कॉल किया आपने? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं खुरम लोधी बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। खुरम लोधी साहब हैदराबाद से, आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बताएं खुरम साहब, हैदराबाद में क्या सूरत हाल है सफाई वगैरह के हवाले से? ईद कुर्बान के बाद वो अलाइशें और ये सारा जो गंदगी वगैरह थी, उसकी क्या सूरत हाल है? असल में देखें फहीम भाई, बात दरअसल ये कि पहले तो मैं आपको प्रोग्राम में जो आपसे अभी बात चल रही थी तो उस हवाले से एक बड़ी अच्छी सर ने बात करी कि 3 हुकूमतें चल रही कराची के अंदर ना, तो वही खिचड़ी हमारे हैदराबाद में भी थोड़ी बहुत वही पक रही, दोनों की तकरीबन लगभग एक ही सूरत हाल है ना। तो अब ये कहने का मकसद है कि देखें पीपल्स पार्टी पूरे वफाक, पीपल्स पार्टी पूरी सूबाई हुकूमत है की, और एमपीएम नीचे की सतह के ऊपर है, और एमपीए वगैरह पीटीआई के ना। अच्छा चले, ये तो कराची का सूरत हाल है, इस वजह से कराची की सूरत हाल खराब हो रही है। 3 जगह, बदीन में, लाड़काना में, दादू में, ठट्टा में भी सूरत हाल खराब, इससे भी बदतर है
लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही जमात है हमारी सैयद मुराद अली शाह साहब की ना, तो उधर इससे भी बदतर सूरत हाल है। वहाँ कोई खींचातानी नहीं है सियासी तौर पर। अच्छा, आप यहाँ चले जाओ पंजाब के अंदर सिर्फ एक ही जमात है, वो है पीटीआई लाहौर के अंदर। तो अक्सरियत लाहौर के अंदर पीटीआई के ना, मुस्लिम लीग में उनकी कम है, लेकिन वहाँ भी सफाई की सूरत हाल बेहतर है। तो जहाँ जहाँ ये पीपल्स पार्टी वाले कदम रंजा फरमाते हैं, वहाँ इसी किस्म के मामला होते ही रहते हैं। जिसका सबूत सबसे बड़ा आप अंदरूनी सिंध में जाके देख लें कि वहाँ इनके मुकाबले पे कोई भी नहीं है। थर के अंदर आप जाके देख लें, सफाई तो दूर की बात है, बेचारे बच्चों को खाना पीना नहीं मिल रहा है, वो मीठा पानी पीने को नहीं मिल रहा है, तो सफाई तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो वहाँ तो किसी ने उनके ठीक है। अच्छा, आप सूबाई हुकूमत के हवाले से आप रोशनी डाल रहे हैं, मैं आपकी जो राय है उसका एहतराम करता हूँ। मुझे ये बताइए कि हैदराबाद में क्योंकि कुछ अर्सा पहले मतलब पिछले प्रोग्राम्स में हमें जब कॉल्स आती रही हैं तो हमें बताया गया है कि वहाँ पे कुछ गलियाँ, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कई फुट पानी खड़ा है और एक अरसे से खड़ा है, गटर उबल रहे हैं। और मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा था कि इस वक्त सफाई की क्या सूरत हाल है? क्या ईद कुर्बां के बाद वहाँ पे कुछ गंदगी के ढेर वगैरह कम हुए हैं? कोई काम हुआ है, बल्दिया ने काम किया है, या उसी तरह ये सब? पहली बात ये कि देखें, हैदराबाद है ना, 4 हिस्सों में अगर हम तकसीम कर लिया जाए ना तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 3 हिस्सों के अंदर जो आपने सूरत हाल बताई, लगभग यही सूरत हाल है। ओके, तो और वो कौन कौन से हैं उन हिस्सों का नाम बताइए जरा। जैसे फुलेली हो गया, पेटाबाद हो गया, लियाकत कॉलोनी हो गया, और तलचाड़ी हो गया, मार्केट की तरफ के इलाके हो गए। तो वहाँ गंदगी एलाइशा तो बहुत ज्यादा पड़ी है। अब कुछ सही इलाके हैं, वो लतीफाबाद 6 नंबर हो गया, कासमाबाद हो गया, ये 2 इलाके, सिर्फ 2 इलाके आप 25% लगा लें कि यहाँ फिर भी सूरत हाल कुछ बेहतर है। ठीक हो गया, सही है। बस आपसे यही मालूमात हमें चाहिए थी। बहुत शुक्रिया खुर्रम लोधी साहब। पंजाब के स्ट्रक्चर के हवाले से आप बात करने वाले थे सर। आप हमारे कॉलर ने भी कहा, आपने भी कहा कि कराची में जो है वो पहले MKM के लोग हैं, फिर उनसे ऊपर वाली जो पोजीशंस हैं वहाँ पे एक अंदाजे के मुताबिक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उससे ऊपर जो है सूबाई सतह पे देखा जाए तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं। तो वो 3 पार्टियों के बीच में जो है वो पिस रहा है ये कराची। पंजाब का स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बता रहे थे, सफाई के बारे में आप। देखिए, इस वक्त पंजाब की वही बुरा हाल है एज़ कम्पेयर कराची अगर हम जाएं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों बारिशों में क्या हाल हुआ पंजाब में। इस वक्त मैं सुन रहा था कल के अलाइशें उसी तरीके से रोडों पे पड़ी हुई हैं, कोई उन्होंने प्रॉपर जो भी मैनेजमेंट थी वो सही तरीके से नहीं काम कर रहे। अगर हम इससे थोड़ा पहले चले जाएं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमने कभी सुना हो कि लाहौर का मेयर, उसका नाम क्या है? किसी भी शहर पंजाब के मेयर का नाम आपको पता कभी? नहीं, मैं नहीं पता। खैर सही है, कर्नल मुबशर साहब मेयर थे नून लीग के दौर में। देखिए, किसी भी पार्टी का प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एक पार्टी की होती है ना किसी सूबे में, तो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होती है। और मिसाल आपके सामने पंजाब है। आज कराची से कोई भी जाता है ना पंजाब, तो वो बोलता है कि यार पंजाब डेवलप हुआ है बहुत, क्योंकि कोई भी लोकल गवर्नमेंट काम करे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम करे, क्रेडिट एक ही पार्टी के कोर्ट में जाना है। जी हाँ, मेरी बात आप समझ रहे हैं? यही सिलसिला अगर कराची में, ये कभी भी नहीं हो सकता। मैं आपको गारंटीड बता दूं, जब तक एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं आएगी, सूबाई भी और लोकल भी, जब तक डेवलपमेंट्स नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएं फहद साहब, ये जो हमारी नज़र में कचरा है, मतलब जो कूड़ा है जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसने हमें तंग करके रखा हुआ है, अगर आप कुछ जो दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या दुनिया जो महज़ब मुआशरे हैं, अगर उनसे अगर मदद ली जाए तो उनके लिए ये सारा जो कचरा है ना, ये पैसा है। यस, और इससे दुनिया भर में काम हो रहा है। कचरा, वो भी तो उनके घरों से भी कचरा निकलता है, आखिर हर जगह पे वेस्ट होता है कुछ, तो वो कहीं ना कहीं वो किस तरह मैनेज करते हैं। उन्होंने एक प्रॉपर तरीक़ाकार के तहत इस गंदगी को सफाई की में बदल के और मतलब इसका कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं इससे। पाकिस्तान में ये बाहर की कंपनियां क्यों काम नहीं? वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और जनाब फ़हद शफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम सूबा सिंध के बल्दिया इंतज़ामिया के हवाले से बात कर रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पे कराची के बारे में बात हो रही है, कराची की सफाई के हवाले से बात हो रही है और मौजूदा जो एक सूरत हाल है इस हवाले से बात हो रही है।
गैर मुल्की कंपनियों को ये ठेका क्यों नहीं दिया जा सकता कि वो आके यहाँ पे सफाई करें और जो पैसे लेने हैं वो लें, देने हैं दें, जो भी करना है, मगर अगर हमसे नहीं हो पा रहा तो और भी तो कोई बंदोबस्त हल होगा इसका। देखिए, गैर मुल्की कंपनी, आपको शायद याद हो कि माजी में चाइना ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था। जी हाँ। उसके बाद लेकिन चाइना मतलब मैनेज नहीं कर पाई, और आई डोंट नो कि सिंध गवर्नमेंट के साथ उनका क्या मसले मसाइल हुए, तो चाइना बैक ऑफ हो गया इसके ऊपर से। अच्छा। और भी कंपनीज आना चाहती हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, सॉलिड वेस्ट जो है ये इससे बड़ा पैसा बनता है। इस वक्त भी मैं आपको बताऊं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, अगर आप कराची की बात करें स्पेसिफिकली, तो कराची में मेरे हिसाब से कोई 50 से 100 के करीब कंपनीज हैं मौजूद, जिनकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं डीएमसीज से डायरेक्टली। हर टाउन से कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। डीएमसीज में भी टाउन्स होते हैं ना, टाउन से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। उनका डीएमसीज के जो डिप्टी डायरेक्टर्स सॉलिड वेस्ट के अलग होते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कचरा उठाते हैं और कचरे को मतलब उनको पैसे दिए जाते हैं, वो कंपनीज पे करती हैं डीएमसीज को इसकी मद में, कचरे की मद में। अच्छा। यस, उसकी सॉर्टिंग होती है। वो जो यूजेज कचरा होता है उसको वो अलग करते हैं, जो वेस्ट होता है उसको ले जाके जाम चाकरो है, 1-2 पॉइंट्स और हैं जिधर जाके वो डिस्पोज ऑफ होता है। उसको ज़मीन अंदर मतलब कि गड्ढा खोद के उसको अंदर कर दिया जाता है ज़मीन के। फिर वो इसका एक पूरा रिसाइकल सिस्टम है और प्रॉपर बिकता है वो सारी चीज़ें। उसमें गत्ता है, बहुत सारी चीज़ें, प्लास्टिक है, ये सब चीज़ें बिकती हैं। तो ये जो लोगों को ये बात पता नहीं है, इस वक्त भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं प्राइवेट कंपनीज़ के, जो आपने देखा होगा बस्टर्स के नाम से और इस तरीके के नाम से मुख्तलिफ जगहों पे लिखा हुआ भी होता है। काफ़ी बहुत सारे नामों से कंपनीज काम कर रही हैं। मगर ये जितना काम होना चाहिए उस हिसाब से आटे में नमक के बराबर है। वो करना नहीं चाहते ना, सबसे बड़ा मसला ये है। ये जो बात सूबे वाली हो रही है, क्या अगर नया सूबा बन जाता है तो हालात कंट्रोल में आ जाएंगे क्या? देखिए, सूबे वाली बात की किसने है, मैं इस पॉइंट पे नहीं जाऊंगा। नहीं देखें, बात तो सभी इस वक्त कर रहे हैं। अब हम भी बात कर रहे हैं कि ये इतने सारे ये यहाँ पे कोई कह रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल तकसीम काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, आमिर खान साहब कह रहे हैं कि नए सूबे का मुतालबा गलत नहीं, और एक कोई बात कर रहा है, उन्होंने ही मुतालबा किया ना आमिर खान ने। हाँ, लेकिन मैं आमिर खान की बात को नहीं सेकंड करूंगा। लेकिन अगर आप एक मतलब देखे जाए, आपको पूरा परसेप्शन देखें एक ऑल ओवर के सिनेरियो क्या है कराची का। अगर माजी में आप 30 साल उठा लें, कराची में किन किन इश्यूज़ पे हमेशा लड़ाई होती रही है और कराची वाला किन किन चीज़ों से महरूम रहा है, तो सूबा बनना गलत नहीं होगा। सूबा बनेगा, 2.5-3 करोड़ आबादी का शहर है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके सामने, सिचुएशन कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने मसाइल हैं, लोग कितने हैं, इश्यूज़ कितने हैं। तो सूबा अगर बन जाए तो बुरी बात नहीं है, डेवलपमेंट हो जाएगी सूबा बनने से। सही है, अलग उसका बजट होगा, सारी चीज़ें अलग होंगी और आप देखिएगा डेवलपमेंट हो जाएगी। एक ही पार्टी की गवर्नमेंट होगी दोनों जगह, मतलब सूबे में भी और लोकल में भी। तो अगर सूबा बन जाता है तो मैं तो इसकी हिमायत करूंगा कि सूबा बनना चाहिए, क्योंकि कराची के साथ हमेशा से ज्यादती हुई है और उस ज्यादती से कराची वाला हमेशा पिसा है। बिल्कुल ठीक हो गया। हम इस हवाले से हमने बात की। अभी एक सबसे अहम जो सवाल है वो ये है कि हुकूमतें अपना काम कर रही हैं, इदारे काम कर रहे हैं, गैर मुल्की कंपनियां काम करें ना करें, जब भी हो जैसा भी हो की बुनियाद पे शहरियों की भी तो कोई अपनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल है। जिस जानवर को आपने मतलब इतना प्यार किया, घर का एक फ़र्द या 2 फ़र्द जो है वो उसका इतनी मोहब्बत उससे करते थे कि उन्होंने वो उसका गोश्त भी नहीं खाया कि उनका दिल नहीं कर रहा, उसका सर ऐसे सड़क पे फेंक दिया, मतलब ऊपर उसकी खाल निकाली। अगर किसी को नहीं दे के आ सके, किसी इदारे को, चैरिटी वाले को, तो वो घर के बाहर ही फेंक दी। उसकी वो जो अंतड़ियाँ, उसकी ओजड़ी, वो सारी उधर की उधर जो मोहल्ले में कोने में लगा दी जाके। ये भी इस 2.5 करोड़ आबादी वाले शहर में हुकूमत दरवाज़ा खटखटा के कहे कि लाएं जी, दें हमें कचरा, दें जो निकला है। देखिए, इसमें मतलब आवाम को भी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। हम अपने घर के बाहर का एरिया साफ़ कर लेते हैं, गली के कोने पे ले जाके उसकी ओजड़ी, उसका सर, जो भी यूज़लेस चीज़ें होती हैं वो सब ले जाके फेंक देते हैं, हड्डियों समेत। ऐसा बहुत सारी जगहों पर है। अब लेकिन एक दूसरे अगर परसेप्शन से देखें तो आप मुझे बताएं ना, आवाम कहाँ लेके जाए? घर के अंदर तो नहीं रख सकती। गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई गाड़ियाँ आई, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक
प्लान दिया गया, कोई स्ट्रैटेजी होती है, कोई प्लान होती है लोकल लेवल पे, कोई चेयरमैन्स के लेवल पे, एमएनएस एमपीएस के लेवल पे कि भाई आपके एरिया में ये गाड़ियाँ आएंगी, आप रोडों पे मत फेंकिएगा, जी हाँ, एक प्लान वो आके होता है। कलेक्ट कर लेंगे। मगर फिर भी कम से कम हर मोहल्ले में, हर गली में कोई ना कोई कचरा कुंडी तो है ही ना, कोई ना कोई ऐसा इलाका तो है ही जहां मतलब एक खाली प्लॉट ही सही जहां पे सारा कचरा इकट्ठा होता है। ये लोग वहां तक तो लेके जा सकते थे ना, अपने ही घर के ये बाहर, चीज़ है। या मतलब मेन रोड पे। मैंने कल अपनी आंखों से 2-3 सर देखे हैं वो पड़े हुए। हाँ, ऐसे ही है। मतलब ऐसे भी होता है भला। गली के मतलब ये corners बात पे- शऊर और पढ़े लिखे हर रोड से महज़िब लोगों कॉर्नर पे, गली के ऐसे कॉर्नर्स काम होते पे हैं। अलाइशों का भरमार लगा हुआ है, उठ जी हाँ। नहीं रही। जनाब थैंक यू सो मच फाद साहब, आप तशरीफ लाए। वक्त खत्म हो गया, ये बातें नहीं आपको खत्म भी होने बहुत वाली, मगर हम Yes. ये जरूर चाहते हैं कि हमारी दुआ है कि ये गंदगी जो है ना ये ज़रूर ख़त्म हो जाए, हमारे मसाइल ज़रूर ख़त्म हो जाए पूरे पाकिस्तान के। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को एक अमन का गहवारा बनाए और एक पुरसुकून रहने की जगह बनाए। फहीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।